बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने पिछली दफ़ा डिवाइडेड डिफरेंस और डिवाइडेड डिफरेंस में बैकवर्ड डिफरेंस, फॉरवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस इनके हवाले से पढ़ा था, कुछ एग्जांपल्स भी की थी। थोड़ा सा इस लेक्चर में हम ये करेंगे कि रिकॉल करेंगे और फिर हम कुछ और इंटरपोलेशन फार्मूला डिवाइडेड डिफरेंस और डिफरेंस फार्मूला से, उन टेबल से हम हेल्प से कुछ नए जो है वो इंटरपोलेशन फार्मूला भी आपको बताएंगे कि आप इससे मज़ीद इसको आसान कैसे कर सकते हैं। पहला तो ये है कि मैं थोड़ा सा रिकॉल कराने के लिए आपको इसकी एक सिंपल एप्लीकेशन दोबारा से हम रिकॉल करते हैं। कंसीडर द डेटा पॉइंट्स x नॉट 0, y नॉट या f नॉट जो है 1 है, x 1 है, f1 जो है करस्पॉन्डिंग 3 है, इसी तरह से x2 जो है वो 3 है, तो f2 जो है वो 5 है, x3 जो है वो आपके पास 6 है, तो f3 4 है, x4 जो है वो 8 है, तो f4 जो है वो आपके पास 2 है। तो ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं। तो अगर ये डेटा पॉइंट्स गिवन हो तो हमें एक फाइंड आउट करना है फंक्शन की वैल्यू जो कि इन 5 पॉइंट्स से क्रॉस कर रही है। वो एक फंक्शन जनरल फंक्शन बनता है, पॉलिनोमियल बनता है, तो वो उसमें हमारे पास क्या वैल्यू होगी एट x इक्वल टू 1.5। तो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए ये है कि हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है x नॉट जो है वो 0 है, इसी तरह से x1 जो है 1 है, x2 जो है 3 है, x3 जो है वो 6 है, x4 जो है वो हमारे पास 8 है। इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास f नॉट जो है वो 1 है, f1 जो है वो 3 है, f2 जो है वो 5 है, f3 जो है वो 4 है, और इसी तरह से f4 जो है वो दैट इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं। अब यहाँ से हम डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। पहला डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो क्या है कि f1 माइनस f नॉट 3 माइनस 1 2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x नॉट दैट इज इक्वल टू 1। सिर्फ 2 डिवाइडेड बाय 1 जो है वो आपको 2 ही देता है। फिर आपके पास है डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो f2 माइनस f1 का डिवाइडेड डिफरेंस है, तो 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, और 3 माइनस 1 अगेन 2 हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 आपको 1 मिल जाता है। देन डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन f3 एंड f2, तो वो क्या होगा, दैट विल बी f2, और हमारे पास जो है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, तो ये ऊपर जो सुपरस्क्रिप्ट है वो 1 है। सो 4 माइनस 5 माइनस 1 और 6 माइनस 3 3, तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये -1 डिवाइडेड बाय 3 है। इसी तरह से डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन f4 एंड f3 जो है वो दैट इज 2 माइनस 4 दैट इज 2 माइनस 2, और 8 माइनस 6 2, तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1। तो ये आपके पास जो है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स जो है वो आपको मिल गया। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन दिस f2 f1 f नॉट, जो कि हमने पहले डेफिनेशंस में किया कि फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो एट x1 माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट x नॉट जो है वो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 that is -1 divided by 3 minus 0 x2 minus x naught that is 3। तो ये आपके पास जो है -1 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, तो -1 by 3 ये आ गया। इसी तरह से सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो आपके पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट x2 माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट x1 that is -1 by 3 -1 that is -4 by 3, और फिर डिवाइडेड -6 माइनस 1 दैट इज 5, तो ये आपके पास हो जाएगा -4 by 15। इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो आपके पास फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट x3 माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एट x इक्वल टू एट x2। ये क्या है -1 और -1 by 3, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 by 3 और डिवाइडेड बाय 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये आपके पास जो है -2 by 15 आपके पास यहाँ से आता है। फिर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना है, दैट इज सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एट x1
माइनस सेकेंड डिफरेंस एट डिवाइडेड डिफरेंस एट एक्स नॉट जो है वो दैट इज -4/15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। तो ये दिस डिवाइडेड बाय, अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास हो गया 6 माइनस 0 दैट इज 6। तो ये आपके पास जो है 15 और 6 माइनस 90 आ गया और आपके पास प्लस साइन के साथ आ गया। इसी तरह से थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन second is equal to second divided difference at x2 minus second divided difference at x1। तो ये आपके पास जो है वो यहाँ से -2/15 माइनस प्लस 4/15 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1 दैट इज 7। तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। और इसी तरह से फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस जो आ जाएगा वो आपके पास जो है वो यहाँ से आ जाएगा दैट इज दिस माइनस दिस, ये आपका हो गया 2/105 माइनस 1/90 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 0 दैट इज 8। तो ये आपके पास टोटल जो है डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यू ये आ जाती है। अब हमारे पास ये डिवाइडेड डिफरेंस आ गए, हमने पीछे फॉर्मूला किया था कि दैट वाज एज, क्योंकि हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 पॉलिनोमियल हैं और 5 डेटा पॉइंट्स हैं, तो हमारे पास फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल होगा 5 अननोन्स में और 5 डेटा पॉइंट्स के लिए। तो हमारे पास क्या है, ये आ जाता है P4x फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल, दिस इज इक्वल टू f0 प्लस डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन x0 एंड x1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x0 प्लस सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एट x0 x1 x2 जो कि हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट किया, ठीक है, यहाँ पे ये फाइंड आउट किया x माइनस x0 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 प्लस थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है x0 x1 x2 x3, ठीक है। ये हमने यहाँ पे 1/90 ये वाला हमने कैलकुलेट किया है मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस डिवाइड फोर्थ ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन x1 x0 x1 x2 x3 एंड x4 जो हमने ये लास्ट कॉलम में कैलकुलेट किया x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 एंड x माइनस x3। आपके पास ये फॉर्मूला पॉलिनोमियल का आ गया है जिसमें आपके पास f0 भी नोन है और ये डिवाइडेड डिफरेंस भी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं और x माइनस x0 की वैल्यूज ये हैं। सो x0 x1 x2 ये सारी वैल्यूज गिवन हैं। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, P4x जो होगा वो आ जाएगा, क्योंकि f0 1 है और f डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो 2 आया था, x माइनस x0 0 है, -1/3 x माइनस x0 ये हम ये वैल्यू डिवाइडेड डिफरेंस की सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये x0 की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है, इसी तरह से ये डिवाइडेड डिफरेंस थर्ड है और ये x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x3 और फोर्थ जो है डिवाइडेड डिफरेंस जो है वो आपके पास ये आ गया और ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हमने कैलकुलेट करना है x इक्वल टू 1.75 पे, सॉरी 1.5 पे हमने इसको कैलकुलेट करना है एट x इक्वल टू 1.5। जब हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इंस्टेड ऑफ x हम 1.5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी सारी की सारी वैल्यू जो है यहाँ देखिए ये है 1.5 माइनस 0 1.5 आ गया, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 माइनस 1/3, फिर ये आपके पास जो है 1.5 है तो ये 1.5 मल्टीप्लाई हुआ 1.5 माइनस 1 दैट इज जस्ट 0.5 हो गया, फिर आपके पास 1/90 और ये है 1.50 1.5 हो जाता है, फिर ये 0.5 हो जाता है और 1.5 माइनस 3 दैट इज माइनस 1.5 और इसी तरह से प्लस 1/1008, फिर ये आ गया 1.5, इसमें 0.5 है, इसमें माइनस 1.5 है और ये 1.5 माइनस 6 दैट इज माइनस 4.5। तो जब हम इन सबको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 प्लस 3 माइनस, इसको कैंसिल आउट कीजिए, 3 15 5 5 25 हो जाता है, फिर उसके बाद माइनस 1/90 है, 1.5
5 और 0.5 और -1.5, तो इनको जब आप कैंसिल आउट करते हैं तो आपके पास टोटल जो है वो ये वैल्यू आती है। और इसके साथ आप जब मल्टीप्लाई इसको करें, इसको सिंप्लीफाई करें और इसके साथ कैंसिल आउट करें तो आपके पास 0.005 आ जाता है, विच इज़ इक्वल टू, इनको सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये माइनस साइन वाले सब्ट्रैक्ट होंगे, बाकी ऐड होंगे और आपके पास फाइनली रिजल्ट ये आ जाता है। सो आपके पास कोई भी डाटा पॉइंट्स हो तो इन बिटवीन जो है वो आप कोई भी पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ये करते हैं कि ये हमारे पास देखिए रैंडम पॉइंट्स थे। हमने x0 जो लिया था वो 0 लिया था, x1 जो था 1 था, x2 जो था वो हमारे पास 3 था और x3 जो था वो हमारे पास 6 वैल्यू थी। तो हमारे पास जो थी इनके x0, x1, x2, x3 वगैरह के दरमियान में हमारे पास जो थे वो रैंडम स्पेस थी, कोई इक्वल स्पेस नहीं थी। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया। लेकिन क्या है कि अगर हमारे पास सब स्पेसेस इक्वल हों कि हम किसी एक ही, मतलब गैप अगर 2 का है तो सब में 2 का रहे, 3 है तो 3 में ही रहे, 4 है तो 4 में रहे, 1 है तो 1 में रहे, कोई भी गैप है वो गैप थ्रू आउट कांस्टेंट हो तो हम कहते हैं कि इवनली स्पेस्ड डाटा पॉइंट्स हैं। तो द प्रॉब्लम ऑफ इंटरपोलेशन फ्रॉम टेबुलेटेड डाटा इज कंसिडरेबली simplified if the value of the functions are given at evenly spaced intervals of the independent variable. It is necessary here to arrange the data table with x values in ascending order. ठीक है कि अगर हमारे पास evenly spaced data points हैं और उनको हम ascending order में कि x0, x1, x2 के increasing x की direction जो है वो हम points लेते चले जाएं तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। उस देखते हैं किस तरह से होती हैं। पहले तो हम करते हैं कि हमने अभी डिवाइडेड डिफरेंस और डिफरेंस फार्मूला दोनों की किया, अब इन दोनों को हम रिलेट करते हैं आपस में। किस तरह से ये आपस में रिलेट होते हैं? लेट अस अज्यूम दैट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फंक्शनल वैल्यूज विद फंक्शन डिफरेंस आर व्हेन एक्स वैल्यूज आर इवनली स्पेस्ड, के आपके जो है वो एक ही डिफरेंस पे आपकी सारी वैल्यूज हैं। तो क्या होगा कि आपके पास देखें डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन x0 एंड x1 जो है वो आ जाता है f of x1 माइनस f of x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। ये आपकी डेफिनेशन है। अब अगर हम अज्यूम कर लें कि ये इवनली स्पेस्ड डाटा पॉइंट्स हैं तो f of x1 माइनस f of x0 जो है वो हमारी जो है बाय डेफिनेशन जो है दैट इज डिफरेंस। ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस नहीं, f एट x1 माइनस f एट x0 जो है वो हम उसको फॉरवर्ड डिफरेंस के तौर पे अगर हम ले लें तो दैट विल बी डेल्टा ऑफ f ऑफ x0 डिवाइडेड बाय, अगर इसका डिस्टेंस x1 माइनस x0 को हम डिस्टेंस ले लें कोई भी h, तो ये हो जाएगा डेल्टा f ऑफ x0 ओवर h। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आएगा वो हम बाय डेफिनेशन जो है वो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन x1 एंड x2 माइनस फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन x0 एंड x1 है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले फॉर्मूला में बताया था, पहले डेफिनेशन में बताया था कि आप देखिए यहाँ पे x1 जो है रिपीट हो रहा है। सो हम क्या करेंगे, डिफरेंस ये दो का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0 हो जाएगा। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से हमने ये फॉर्मूला अभी जो है वो हमने यहाँ से डिराइव किया कि आपके पास f of x1 माइनस f of x0 ओवर x1 माइनस x0 इज इक्वल टू डेल्टा f of x0 ओवर h है। तो ये देखिए कि डिवाइडेड डिफरेंस में ये आपके पास अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये जो चीज़ है ये आपके पास आ जाएगी। डिवाइडेड डिफरेंस में आपके पास ये डेल्टा f ऑफ जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर है वो है दैट इज x1, ये माइनस डेल्टा f ऑफ x0, ये हो गया। अब ये फॉर्मूला जो है इसको जब हमने सब्स्टिट्यूट किया इससे तो ये आपके पास h आ गया, यहाँ पे भी आपके पास h आ गया और ऑलरेडी आपके पास क्या था x2 माइनस x0, दैट इज अगर हमारे पास यहाँ पे x0 है तो यहाँ x1 है और यहाँ x2 है। हम कह रहे हैं इवनली स्पेस्ड डाटा पॉइंट हैं, सो ये आपके पास h हो गया और इसी तरह से ये भी आपके पास h हो गया। तो ये डिस्टेंस जो है
x2 माइनस एक्स नाट जो है वो h और h दैट इज इक्वल टू 2h। तो ये आपके पास आ गया डेल एफ ऑफ 1 माइनस डेल एफ ऑफ नॉट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स h स्क्वायर। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, ये जो फॉर्मूला है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ नॉट डिवाइडेड बाय 2h स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ से हमने ये फॉर्मूला जो है ये डिराइव किया कि ये आपके पास क्या आया, दिस इज इक्वल टू 2h स्क्वायर। अब इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो ये डेल स्क्वायर एफ एट एक्स नॉट ओवर 2h स्क्वायर हो गया। इसी तरह से हम जब हमारे पास 4 डेटा पॉइंट्स हैं तो डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 4 आर्गुमेंट्स जो है वो दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ x1 x2 x3 माइनस एफ ऑफ x नॉट x1 x2। और यहाँ पे रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है, x1 x2 रिपीट हो रहा है। पहले में था x3 और यहाँ पे x नॉट है, सो हमें इसको डिवाइड करेंगे x3 माइनस x नॉट से। अब इसको देखिए, ये अभी हम फॉर्मूला जो है पिछली स्लाइड में कैलकुलेट करके आ चुके हैं और दैट इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, दैट इज डेल स्क्वायर एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय 2h स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर एफ ऑफ x नॉट डिवाइडेड बाय 2h स्क्वायर, ठीक है। और जब ये वाला है तो ये 3h हो गया। सो ये आपके पास टोटल जो है वो 3 और 2h स्क्वायर प्रीवियस का और एक जो है h यहाँ से आया तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय h क्यूब। इसको फर्दर आप कंबाइन कीजिए तो ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अगेन एफ ऑफ x1 माइनस एक्स नॉट आएगा। सो इट विल बिकम इक्वल टू डेल्टा x क्यूब। और ये क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 फैक्टोरियल और h क्यूब आ जाएगा। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम चलते जाएं तो हमारे पास, हम जो इसको जनरलाइज करना चाहें तो फंक्शन डिवाइडेड डिफरेंस जो है बिटवीन x नॉट x1 x2 xn तक जो है, अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहें तो आप देखिए कि ये 3 तक है और ये क्यूब है, फर्स्ट आर्गुमेंट इसका नॉट है और 3 फैक्टोरियल है एंड h क्यूब है। तो इसी तरह से हम अगर करें तो ये हमारे पास जो है वो ये प्रीवियस से आ जाएगा और प्रीवियस और फिर डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, xn माइनस x नॉट हो जाएगा और ये हमारे पास जो है वो इसी तरह से जो है ये वैल्यूज आती हैं n टाइम्स h और ये n माइनस 1 फैक्टोरियल और h रेज़ टू द पावर n माइनस 1 ये प्रीवियस से आ रहा है। सो इनको जब हमने कंबाइन किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको दोबारा से आप देखिए तो ये आपके पास आ जाता है hn एट एक्स नॉट डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल h रेज़ टू द पावर n। तो ये जनरलाइज होके डिवाइडेड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस जो है वो आपको ये मिल गया। ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आपके डेटा पॉइंट्स इवनली स्पेस्ड हों, कि आपके डेटा पॉइंट्स असेंडिंग ऑर्डर में हैं और इक्वल हर 2 पॉइंट्स के दरमियान एक ही डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस है हर पॉइंट के दरमियान। सो तब ये पॉसिबल है कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्म में हमने किया, हमने कहा इवनली स्पेस्ड डेटा पॉइंट है तो हम अपने फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके लिए क्या है, वो जो फॉर्मूला सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा उसका नाम है न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। ये फिर दो साइंसदानों ने इस पे काम किया था और इनके नाम से ये फॉर्मूले बने हैं। और न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, क्योंकि फॉरवर्ड मींस कि आप फॉरवर्ड जैसे जाते हैं, जैसे फॉरवर्ड डिफरेंस की बात की थी या फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की बात की थी, इसी तरह से हम फॉरवर्ड जो है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। पहले तो हम सबसे ये करते हैं कि कंसीडर द nth डिग्री पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस। आपके पास ये ऑलरेडी फॉर्मूला मौजूद था जो हमने पिछले दफ़ा भी किया। इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल है इन टर्म्स ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ऑर्डर n। तो ये देखिए आपके पास ये वैल्यूज आती जाती हैं। फिर ये है डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ n नंबर्स, n+1 नंबर्स, ठीक है, और x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 और x माइनस xn माइनस 1 तक का, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिया। अब हम इसको बड़े आराम से
ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जो है इवनली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स के लिए। न्यूटन्स जर्नल इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल दिस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, हम उसको कर रहे हैं। फर्स्ट जो था वो उसको हमने ये कर दिया डेल्टा एफ नॉट ओवर एच एक्स माइनस एक्स नॉट, दूसरे में क्या था डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट ओवर एच स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 2 और एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन। फिर जो थर्ड था वो आपके पास डेल्टा 3 एफ नॉट ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय एच क्यूब, तो दैट इज 3 फैक्टोरियल एच क्यूब, एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू। और इसी तरह से अगर हम चलते जाएं तो हमारे पास लास्ट जो टर्म आएगी डेल्टा एन एफ नॉट ओवर एन फैक्टोरियल एच रेज टू द पावर एन एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, और इसको मल्टीप्लाई करते चले जाएं सो मच सो कि ये लास्ट टर्म आपकी आ जाती है एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन। ठीक है, आपके पास ये डिफरेंस जो है अब ये डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्म में आपके पास जो है वो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्म हो गया है। If the values of the functions are given at evenly spaced interval of the independent variable, that is x1 is equal to h, x2 is equal to x naught plus 2h, x3 is equal to x naught plus 3h, x4 is equal to x naught plus 4h, और इसी तरह से आप चलते जाइए। लास्ट आपके पास आएगा xn इक्वल टू x naught प्लस n टाइम्स h। ठीक है, आपके पास 1 है तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 है तो यहाँ 2 है, 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 है, लास्ट में आपके पास n टाइम्स h आ जाएगा। ये तो हमारे पास थे, हमने इंटीजर्स के साथ हमने किया और डेटा पॉइंट्स की बात की। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई इन बिटवीन कोई नंबर है, दैट इज यहाँ से अगर आप देखिए आपके पास ये डेटा पॉइंट्स हैं x नॉट x1 x2 x3, ठीक है, इसी तरह से x4 और ये चलता जाएगा, कहीं पे xn आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ये वाले डेटा पॉइंट्स से हमने इस तरह कैलकुलेट कर लिए। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे एक कोई पॉइंट है, तो ये क्या है, ये 1 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस और ये इसके बाद ये डिस्टेंस है, तो वी कैन राइट इट एज s टाइम्स। ठीक है, तो आप जब s टाइम को h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 अगर जिस तरह से है ये 2.5 है फॉर एग्जांपल, तो आप ये करेंगे कि आपके पास जो यहाँ पे डेटा पॉइंट होगा जिसको हम अज्यूम कि हम एस्टेरिक कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x नॉट प्लस s टाइम h। तो जब ये आपके पास 2.5 हो जाएगा, 2.5 h जो है वो आपके पास जो है जब जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आपको जो है ये वैल्यू यहाँ पे वैल्यू देगा फंक्शन की। तो इसी तरह से हम इसको जर्नलाइज कर सकते हैं, और जर्नलाइज करने के बाद फॉर एनी जर्नल वैल्यू ऑफ x वी कैन राइट x इक्वल टू x नॉट प्लस s टाइम h। ठीक है, तो ये s हम उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई भी हमें गिवन वैल्यू होगी तो हम उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू उस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब इसको हम जो है किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अभी जो हमने फॉर्मूला किया इन टर्म्स ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस और इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस हमने फॉर्मूला किया, हम उसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो फिर क्या है कि आप देखिए कि आपके पास यहाँ पे आपके पास क्या था, h था, यहाँ से आपके पास h आ गया, h इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स नॉट। इसी तरह से आपके पास आ गया h इक्वल टू x2 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसी तरह से अगर आप चलते जाएं तो ये जो s है वो आपके पास क्या है, s इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि आपके पास क्या है, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू दिस थिंग। अगर मैं इसमें इसके बजाय मैं ले लूँ आपके पास x1 जो है, यहाँ से मैं देखती हूँ तो x1 क्या है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आपके पास x नॉट इज इक्वल टू x1 माइनस h है। इसी तरह से x2 जो है x नॉट इन टर्म्स ऑफ h2 जो है वो है आपके पास x2 माइनस 2 टाइम्स h है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं कि x माइनस x1 जो है वो आपके पास आ जाता है x1 माइनस h, इसको
ये हो गया, मैंने इसको यहाँ से किया इन टर्म्स ऑफ h, तो ये आपके पास आ गया x माइनस x1 डिवाइडेड बाय h प्लस h ओवर h। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाता है x माइनस x1 ओवर h प्लस 1। तो यहाँ से आपके पास आ जाता है x माइनस x1 ओवर h इज इक्वल टू s माइनस 1। ठीक है, इसी तरह से आप दूसरा देखिए, तो आपके पास जो है वो s इज इक्वल टू x माइनस x नॉट ओवर h है। तो यहाँ से मैं इसको इन टर्म्स ऑफ x2 लिख लूँ तो ये आ जाएगा x माइनस x2 माइनस 2h होल थिंग डिवाइडेड बाय h। तो ये आपके पास आ जाता है x माइनस x2 डिवाइडेड बाय h, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2h ओवर h इज इक्वल टू s। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है x माइनस x2 ओवर h इज इक्वल टू s माइनस 2। तो इसी तरह से हम चलते जाएं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए कि हमने x माइनस x नॉट ओवर h जो है वो s लिया, फिर x माइनस x नॉट x1 ओवर h जो है वो हमारे पास आ गया s माइनस 1, जैसे मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको बताया है किस तरह से आता है। ठीक है, इसी तरह से x माइनस x2 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू s माइनस 2, और फिर इसी को जनरलाइज करते चले जाएं तो x माइनस एक्स एन माइनस 1, देखिए ये 2 है तो माइनस 2 है, ये 1 है तो माइनस 1 है, यहाँ पे नॉट था तो माइनस 0 तो वो नहीं लिखा गया इसलिए। इसी तरह से x माइनस एक्स एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय h इक्वल टू s माइनस n माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास इसी तरह से ये आ जाता है। सो जब हम इनको यूज करेंगे अपने पॉलिनोमियल में तो हमारे पास क्या आएगा f नॉट प्लस s, क्योंकि वो था x माइनस एक्स नॉट हमारे पास था। ठीक है, हमारे पास क्या, अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरे पास था पी एफ एक्स इक्वल टू एफ नॉट प्लस ये था एफ नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस यहाँ पे आपके पास था h, और फिर ये है डेल्टा स्क्वायर एफ नॉट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 प्लस इसी तरह से 3 f नॉट ओवर 3 फैक्टोरियल h क्यूब x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 और x माइनस x2 ये था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम इनमें से एक h जो है यहाँ से इसके नीचे ले जाएंगे, दूसरा h जो है इसके नीचे ले जाएंगे, इसी तरह से ये 3 h है ना, तो इनमें से एक h इधर, एक h इधर, एक h इधर ले जाएंगे और ये तीनों h यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए x माइनस एक्स नॉट है s, तो s डेल ऑफ एफ नॉट, और ये जो है ये x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h जो है वो s था और डेल ऑफ एफ नॉट है। इसी तरह से यहाँ देखिए आपके पास जो है वो ये डेल स्क्वायर एफ नॉट है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये क्या है, ये s है, ये s माइनस 1 है। इसी तरह से डेल क्यूब एफ नॉट ओवर 3 फैक्टोरियल, ये क्या है, s है, s माइनस 1 है और s माइनस 2। तो हम इस तरह से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s इंटू एस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ नॉट ओवर 2 फैक्टोरियल, ये आ गया। इसी तरह से s माइनस s1 माइनस s2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और डेल क्यूब एफ नॉट, और इसी तरह से चलते चले जाएं तो आपके पास आखिरी आता है s मल्टीप्लाइड बाय s माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय s माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय s n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल और डेल n f नॉट। तो आप देखिए कि अभी ये इतना सिंप्लीफाई हो गया, नंबर ऑफ कैलकुलेशन इतनी कम हो गई हैं कि आप जस्ट s की जो भी वैल्यू होगी वो आप अगर 3.5 पे, 7.5 पे, 100 पे, किसी पे भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, यू विल जस्ट पुट डाउन द वैल्यू ऑफ s ओवर देयर, और ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में सारी की सारी कैलकुलेशन हो जाएंगी। और ये आपका जो फॉर्मूला है, दिस इज नोन एज न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कहते हैं। कि ये फॉरवर्ड इसलिए कि आप इसमें आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं,
इवनली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स हैं तब ये फॉर्मूला इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ है। सो दिस इज द वन ऑफ द फॉर्मूला जो कि बहुत सिंपल फॉर्म में आ जाता है अगर इवनली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स हैं, विच मे बी एक्सप्रेस मोर कम्पैक्टली यूजिंग द बाइनोमियल कोएफिशिएंट नोटेशन। इट दैट इज p जो है वो दैट इज p ऑफ x पॉलिनोमियल इज इक्वल टू f नॉट प्लस s1, ठीक है, 1 और डेल f नॉट प्लस s और 2 ये पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं, और डेल स्क्वायर f नॉट प्लस s3 डेल क्यूब f नॉट प्लस sn डेल n f नॉट। ये हमारे पास जो है इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास इस फॉर्म में ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में ये आ गया है। इसी तरह से हम न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह करते हैं कि हमने कहा था कि हम डेटा पॉइंट्स लेंगे जो कि हमारे पास असेंडिंग आर्डर में होंगे। कि असेंडिंग आर्डर का मतलब क्या था कि यहाँ अगर आपके पास एस नॉट है तो इंक्रीजिंग एक्स की वैल्यू जिस डायरेक्शन है उसमें हम जो है डेटा पॉइंट्स लेते चले जाएंगे, ठीक है। अब ये डेटा पॉइंट्स तो आपके इसी तरह से असेंडिंग आर्डर में चलते हैं, लेकिन बैकवर्ड फॉर्मूला के लिए, बैकवर्ड न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल के लिए हम क्या करते हैं कि हम खुद बैकवर्ड साइड चलेंगे, ठीक है। हमने जैसे डिवाइडेड डिफरेंस बैकवर्ड उसमें किया था, इसी तरीके से हम यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले हम xn को लेंगे और फिर xn-1 को लेंगे और फिर इस तरह चलते चले जाएंगे और हम आखिर में आके x नॉट पे पहुंचेंगे। तो फिर जो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा वो दैट विल बी न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल बनेगा। उसके लिए क्या है, कंसीडर द nth डिग्री न्यूटन्स जनरल इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल रिटन इन अ स्पेशल वे। कि अब मैंने आपसे कहा कि हम उल्टे चलेंगे, तो हमारा पहला जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास an होगा प्लस an-1 x माइनस xn n-2 x माइनस xn मल्टीप्लाइड बाय x माइनस xn-1 प्लस an-3 x माइनस xn x माइनस n और n-1 एंड x माइनस n-2, और इसी तरह से हम जो है वो लास्ट में आके ए नॉट आपके पास आ जाएगा इस फॉर्म में। अब ये हम करते क्यों हैं, हमने फॉरवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल लिया हमने, उसके बाद जो है वो अब बैकवर्ड की बात करते हैं। उसकी वजह ये है कि जब हमारे पास डेटा पॉइंट्स होते हैं तो पहले आपको मैंने बताया था कि न्यूमेरिकली हम सिंपल फार्मूला तो करते ही नहीं, ये तो जस्ट आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको सिखाने के लिए हम बहुत जो है पर्टिकुलर एग्जांपल्स लेते हैं, बहुत थोड़े से डेटा पॉइंट्स लेते हैं। ये डेटा पॉइंट की n की वैल्यू 1000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, मिलियन भी हो सकती है, 100 मिलियन भी हो सकती है। तो फिर क्या है कि हमें बेसिकली अपने जो है अच्छी रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए अपनी एरर को, हम ये करते हैं कि हम अपना जो है सेंटर वहाँ रखते हैं। जैसे हमने पहले भी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स की बात की थी कि हम नज़दीक सेंटर रखते हैं तो हमारी एरर कम हो जाती है। सो हम ये करते हैं कि अगर हम एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ले रहे हैं, हमारे पास n डेटा पॉइंट्स हैं, हमें चाहिए वैल्यूज़ कोई नज़दीक जो हैं वो शुरू के डेटा पॉइंट्स में कैसे कहीं पे हमें वैल्यू चाहिए तो हम उसको इंटरपोलेट करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई वैल्यूज़ चाहिए, कुछ प्रेडिक्शंस हमने करनी है जो कि हमारी डेटा पॉइंट जो आखिरी वैल्यूज़ हैं, आखिरी डेटा पॉइंट्स हैं, उनके नज़दीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उस वक़्त बैकवर्ड पॉलिनोमियल यूज़ करेंगे तो हमारी एरर कम होगी एज़ कम्पेयर टू हम उसमें भी फॉरवर्ड जो है वो इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल लगा दें। तो उसके मुकाबले में हमें उस तरफ से अगर हम शुरू करेंगे तो हमारी एरर मिनिमाइज हो जाएगी। सो हम इसके लिए हम बैकवर्ड की बात कर रहे हैं। क्या है कि इफ दीज आर द डेटा पॉइंट्स, अगर ये हमारे पास सारे मौजूद हैं तो फिर क्या है, Pn(x) इज एन इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल, इट मस्ट मैच एट n+1 डेटा पॉइंट्स। मैच करने का मतलब क्या है कि xn पे आपके जो है वो आपको fn देना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से xn-1 पे आपको वैल्यू xn-fn-1 देनी चाहिए। इसी तरह x1 की वैल्यू
पे आप जब आएंगे तो आपके पास f1 होना चाहिए, x0 पे f0 होना चाहिए। तो ये डाटा पॉइंट्स जो हैं इसको इसमें से क्रॉस कर रहा है ये पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब यही मैंने आपको अभी बता भी दिया, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज व्हेन x इक्वल टू एक्स एन, पी एन एक्स इज इक्वल टू ए एन, और आपके पास पी एन जो है वो एफ ऑफ एक्स एन है, ये डाटा पॉइंट है, ठीक है। विच इम्प्लाइज दैट ए एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ। हम इसको जस्ट हम इस तरह से लिख रहे हैं और कोई वजह नहीं है, सिर्फ हमने अपने आप को लिखने में सिंप्लीफाई कर लिया है। when x equal to xn minus 1, तो p xn minus 1 is equal to an plus an minus 1 multiplied by xn minus 1 minus xn, क्योंकि हमने लिया था x minus xn, तो बाकी तो सारे x अगली वाली टर्म में xn minus 1 और उससे अगली टर्म सब में आएगा तो सब वो सारी ज़ीरो हो जाती हैं और हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब यहाँ से हमारे पास an जो था दैट वाज fn, तो आपके पास यहाँ पे डाटा पॉइंट मैच कर रहा है। सो आपके पास क्या होगा, पी एन एक्स जो है वो इसकी वैल्यू पे आके आपके पास एफ ऑफ एन माइनस 1 होना चाहिए, डाटा पॉइंट है। और ये जो होगा ये होगा एफ ऑफ एन माइनस 1, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, सिंपल। लेकिन यह है कि इसमें से हमने कैलकुलेट करना है, हमारे पास ए एन जो है यहाँ पे मौजूद है, ए एन माइनस 1 हमने कैलकुलेट करना है, वो क्या होगा, दैट विल बी p एट एक्स एन माइनस 1 जो है वो आपकी वैल्यू जो है वो है एफ एन माइनस 1, और ए एन की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई एफ एन है, और ये डिवाइड आप कीजिए, ये हमने इधर ले गई मैं, ठीक है, इसको डिवाइड किया मैंने एक्स एन माइनस 1 माइनस एक्स एन से, और ये जो आपके पास आ गया दिस इज एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 एक्स एन, ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। सो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से ऐसे कैलकुलेट हो गई। अब जब x इक्वल टू एक्स एन माइनस 2 है तो आपके पास p एट एक्स एन माइनस 2 ये आ जाता है ए एन प्लस ए एन माइनस 1, और ये एक टर्म ये रह गई नॉन ज़ीरो की, और एक उससे अगली जो है वो भी आपके पास एक्स एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 2 माइनस एक्स एन मल्टीप्लाइड बाई एक्स एन माइनस 2 माइनस एक्स एन माइनस 1, और अगली जो सारी की सारी टर्म्स हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं जब आप x को एक्स एन माइनस 2 पुट करते हैं। तो जो यहाँ पे टर्म्स हैं वो आपके देखिए एक्स एन है, एक्स एन माइनस 1 है, अगली में टर्म में एक्स एन माइनस 2 होगा जिसकी वजह से वो सारी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी। सो यहाँ पे अब आप सब्स्टिट्यूट कीजिए तो ये आपके पास एफ पी एन माइनस 2 जो है वो एफ एन माइनस 2 के बराबर है। सो ये डाटा पॉइंट है, सो ये आपके पास नोन वैल्यू है। यहाँ से हम जो है ए एन माइनस 2 कैलकुलेट करते हैं। ए एन माइनस 2 जो है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है, इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ से ये आ गई एफ एन माइनस 2 माइनस एफ एन, ठीक है, प्लस ए एन की क्या वैल्यू आई थी, ए एन माइनस 1 की वैल्यू आई थी एफ एक्स एन माइनस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास इसमें क्या था एक्स एन माइनस 2 माइनस एक्स एन, ठीक है, हम सारा ही पूरा ही लिख लेते हैं ना एक्सप्रेशन। तो ये हो गया एक्स एन माइनस 2 माइनस एक्स एन माइनस 2 माइनस एक्स एन माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए कि ये जो चीज़ है ये आपके पास आ जाती है एफ एन माइनस 2 माइनस एफ एन डिवाइडेड बाय एक्स एन माइनस 2 माइनस एक्स एन और एक्स एन माइनस 2 माइनस एक्स एन माइनस 1, ये आपके पास आ गई, और प्लस एफ ये है एक्स एन माइनस 1, और ये इसके साथ कैंसिल हो गई, ठीक है। तो आपके पास बाकी बचता है एक्स एन माइनस 2 माइनस एक्स एन माइनस 1, ठीक है, ये हो गया। अब ये जो चीज़ है ये और ये मिला के आपके पास अगर मैं देखूं तो ये आपके पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स एन माइनस 2 माइनस एक्स एन, ठीक है, ये और ये टर्म, और डिवाइडेड बाय ये जो बच गया एक्स एन माइनस 2 माइनस एक्स एन माइनस 1,
और फिर प्लस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स एन माइनस 2 माइनस एक्स एन माइनस 1। ये जब हम इधर लेके गए थे तो हमें यहाँ माइनस साइन डालना चाहिए था, सॉरी, ये यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे भी माइनस साइन है। तो ये आपके पास देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है और ये आपके पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स एन माइनस 2 एक्स एन माइनस 1 एक्स एन और ये डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास टोटल डिफरेंस ये आ जाता है। सो आपके पास ए एन माइनस 2 जो है इसकी वैल्यू ये आ जाती है एक्स एन माइनस 2 एक्स एन माइनस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 एक्स एन डिवाइडेड बाय एक्स एन माइनस 2 माइनस एक्स एन, और ये सारा का सारा आ जाता है एफ ऑफ एक्स एन एक्स एन माइनस 1 एंड एक्स एन माइनस 2। तो ये हमारे पास इस तरह से सारे के सारे कोएफिशिएंट जो है वो कैलकुलेट होते चले जाते हैं। सो हमारे पास जो है वो x3 जो है इसी तरीके से हमने कैलकुलेट किया और ये देखिए कि ये हमारे पास जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, पी पॉलिनोमियल एट एक्स एन माइनस 3 जो है वो डाटा पॉइंट है इक्वल टू एफ एन माइनस 3। ए एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ए एन माइनस 2 की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। इसी तरह से हम ए एन माइनस 3 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से आप इधर लेके जाइए और उसी तरीके से वही प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया आप जब करेंगे तो आपके पास ए एन माइनस 3 की वैल्यू आ जाएगी एफ एक्स एन माइनस 3 एक्स एन माइनस 2 एक्स एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई माइनस एफ एन एक्स एन माइनस 2 एक्स एन माइनस 1 एक्स एन। अब क्योंकि यहाँ देखिए एन माइनस 3 यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ और यहाँ पे एक्स एन रिपीट नहीं हुआ, सो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे सब जगह पे देखिए आपके पास एक्स एन माइनस 3 ये मौजूद है, ठीक है, ये मौजूद है आपके पास एक्स एन माइनस 3 यहाँ पे इससे डिवाइड हो रहा है और इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास एफ एक्स एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 2 एक्स एन माइनस 3 आ जाएगा। इसी तरीके से आप सारे के सारे जो है वो ए एन को कैलकुलेट कर सकते हैं और जब इनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने पॉलिनोमियल में तो आपके पास जो है वो पहला एफ एन आता है, फिर डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स एन, सेकंड divided difference between xn minus 1 xn minus 2 multiplied by x minus xn minus 1 और फिर जो थर्ड है इसमें आपके पास 4 डाटा पॉइंट्स हैं, divided difference between these 4 data points multiplied by x minus xn xn minus 1 x minus xn minus 2 और फिर इसी तरह से आप चलते चले जाएं तो आपके पास लास्ट जो है वो xn और आपके पास ये सारे के सारे n डाटा पॉइंट्स का डिवाइडेड डिफरेंस n प्लस 1 डाटा पॉइंट्स का डिवाइडेड डिफरेंस और मल्टीप्लाइड बाय x माइनस एक्स एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 2 और इसी तरह से लास्ट जो है वो x माइनस x1 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है फॉर्म डिवाइडेड डिफरेंस में आ गई। सो हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो ऊपर है हमने जो है एफ एन को सिंपली इसका जो सुपरस्क्रिप्ट है वो 0 रख लिया तो ये इसके पास डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 1 आर्गुमेंट हो गया। फिर उसके बाद हमने इसको डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 2 आर्गुमेंट्स, ये है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आपके पास आ गया मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स एन। इसको हम सिंप्लीफाई बजाय इसके कि हम ये इतना लंबा चौड़ा लिखें हम बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है तो ये आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में 2 आ गया और आपके पास जो है क्योंकि बैकवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल कर रहे हैं तो पहला हमने डेटा पॉइंट जो लिया था वो एक्स एन लिया था, सो इसके सबस्क्रिप्ट में एन आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स एन और एक्स माइनस एक्स एन माइनस 1 और फिर इसी तरह से एफ थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ 4 आर्गुमेंट्स जो है वो ये आ गया। फिर इसी तरह से आपके पास जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर लास्ट में आपके पास जो है वो n, क्योंकि n प्लस 1 डाटा पॉइंट्स हैं तो ये n सुपरस्क्रिप्ट में भी है और बेस में भी n है और इसके साथ ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगे।
दिस इज द न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस। अब इसको हम जो है, if the values of the function are given at evenly spaced intervals of the independent variable, अभी तक हमने इवनली स्पेस डेटा पॉइंट्स की बात नहीं की है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ बैकवर्ड को डिवाइडेड डिफरेंस की फॉर्म में किया। अगर हमारे पास इवनली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स हैं तो हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफाई अब बैकवर्ड्स से हम कैसे करेंगे, ये आप देखिए कि हमारे पास क्या है कि हम यहाँ से जब ले रहे हैं डेटा पॉइंट्स, तो यहाँ पे x0 है, x1 है, अभी भी हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, और यहाँ पे आपके पास xn है, इधर उससे पीछे xn-1 है, इससे पीछे xn-2 है। अब इवनली स्पेस डेटा पॉइंट है तो ये डिस्टेंस आपके पास जो है वो h आ गया, इसी तरह से ये डिस्टेंस आपके पास h आ गया, तो आपके पास xn-1 जो है वो दैट इज इक्वल टू xn-h, ठीक है। जब इससे माइनस करेंगे तो आप यहाँ पे पहुँचेंगे कि आपके पास टोटल जो है ये लेंथ xn है, इसमें से जब h माइनस करेंगे तो आप n-1 पे पहुंचेंगे। इसी तरह से जब इससे 2h माइनस करेंगे तो xn-2 पे पहुंचेंगे। तो आपके पास जो है ये इस तरह से आ जाता है। इसी तरह से आप पीछे चलते जाएं, पीछे की तरफ चलते जाएं, तो आपके पास ये जो है ये डेटा पॉइंट्स इस तरह से फॉर्म में बन जाते हैं। और इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो पॉइंट्स, ये डेटा पॉइंट आएंगे। और जर्नल कोई वैल्यू है x की, उसी तरह से जैसे हमने पहले लिया था, तो हम उसको s की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर s इज एनी रियल नंबर, ठीक है। देन xn माइनस, ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने आपको इसी तरह से बताया था कि आपने अगर यहाँ पे आपने देखा कि x इज इक्वल टू xn माइनस एस एच, यहाँ हमने क्या लिया था, x इक्वल टू xn माइनस एस एच, तो यहाँ से आपके पास आ जाता है x माइनस xn डिवाइडेड बाई h इक्वल टू माइनस एस। और फिर हमारे पास था xn-1 इज इक्वल टू xn माइनस h, तो ये हो गया आपके पास xn इज इक्वल टू xn-1 प्लस h। तो जब मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगी तो x माइनस इसकी जगह xn की जगह xn-1 प्लस h डिवाइडेड बाई h इक्वल टू माइनस s। तो यहाँ से आ जाता है आपके पास xn-1 डिवाइडेड बाई h, और माइनस हो गया, माइनस h ओवर h 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस s। तो यहाँ से x माइनस xn-1 डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू 1 माइनस s। और इसी तरीके से आप चलते चले जाएं तो आप जो है ये वाले फैक्टर्स जो है कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ s कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ देखिए आपके पास आ गया माइनस s, फिर x माइनस xn-1 ओवर h इक्वल टू 1 माइनस s, फिर x माइनस xn-2 डिवाइडेड बाई h इक्वल टू 2 माइनस s, और ये चलता जाएगा इसी तरह से इज इक्वल टू 3 माइनस s, और इसी तरीके से आपके पास x माइनस x1 ओवर h इज इक्वल टू n-1 टाइम्स माइनस s। और जब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डिवाइडेड डिफरेंस को हम पहले देखेंगे इन टर्म्स ऑफ बैकवर्ड जो है डिफरेंस के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, ये आपका है नेबुला fn डिवाइडेड बाय h। इसी तरह से 3 आर्गुमेंट्स के साथ क्या है, ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ से अगर आप देखें तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, यहाँ से आपके पास fn-1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर क्या है कि ये अगर इसको इसमें अगर आप इसको देखें, ये आपके पास आ जाता है f ऑफ xn-1 माइनस f ऑफ xn-1 xn-2, और इनमें देखिए रिपीट यहाँ कौन सा नहीं हो रहा, xn माइनस xn-2। तो इसको मैं अगर यहाँ से इसकी हेल्प से करूँ तो ये नेबुला f ऑफ n माइनस डिवाइडेड बाय h हो गया, और ये नेबुला f ऑफ n-1 डिवाइडेड बाय h, और होल थिंग डिवाइडेड बाय n माइनस xn-2 दैट इज 2h। तो ये 2h और मल्टीप्लाइड बाय h, तो यहाँ से आपके पास
यह आ जाता है डेल स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एन ओवर 2 और ये एच मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सो यहाँ पे दोबारा मुझे, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा हुआ है तो ये मैं दोबारा गलती से इसमें लिख लिया। सो दिस इज 2 और एच स्क्वायर। सो हमारे पास यहाँ से डेल स्क्वायर एफ ऑफ एन ओवर 2h स्क्वायर आया। इसी तरीके से जब इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 2 और एक्स एन माइनस 3। और इसमें रिपीट क्या नहीं हो रहा, दैट इज एक्स एन माइनस 3। और ये जो है यहाँ से अगर हम ऊपर देखें तो ये था नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ एन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर माइनस नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये n माइनस n3 दैट इज 3h। तो ये आपके पास आ जाता है डेल नेबुला स्क्वायर एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ एन माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल ये 3 है तो 3 फैक्टोरियल हो गया और h स्क्वायर और h जो है h क्यूब हो गया। तो दिस इज इक्वल टू नेबुला क्यूब एफ ऑफ एन ओवर 3 फैक्टोरियल एच एफ क्यूब। सो हम इस तरह से कैलकुलेट करते चले जाएंगे तो आपके पास जो है ये फॉर्म आ जाएगी और ये इसी तरह से जब लास्ट टर्म में पहुंचेंगे तो नेबुला एन एफ ऑफ एन ओवर एन फैक्टोरियल एच एन ये आ जाएगा। सो न्यूटन जनरल इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एस, जो हमने एस कैलकुलेट किया जर्नल फॉर्म में और ये हमारे पास जो है इनको सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे तो ये हमारे पास जो है इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस जो है उसके साथ हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अब देखिए कि एस कोई भी वैल्यू हो हम इमीडिएटली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंस जो है फॉर्मूला उनको कैलकुलेट करना बहुत आसान है, हमें डिवाइडेड डिफरेंस की भी जो है यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा। एक तो ये है कि उसमें हमारा सीपीयू टाइम भी बचता है, दूसरा एफर्ट भी बचती है, गलती का इम्कान भी मिनिमाइज हो जाता है। सो हम जो है वो यहाँ से इस फॉर्मूले से मज़ीद आसानी से अपने डेटा पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल मे बी एक्सप्रेस्ड मोर कम्पैक्टली बाय यूजिंग द बायनोमियल कोएफिशिएंट नोटेशंस दैट इज पी एन माइनस। अब यहाँ देखिए कि हमारे पास क्योंकि ये s जो था वो माइनस s में आया था, यहाँ पे s 1 माइनस s है, ये माइनस है, सब साइंस जो हैं वो आपके पास माइनस के साथ आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। सो आपके पास जो है अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये इसकी जो है ज़रूरत नहीं है। वो अगर हम s माइनस 1 की फॉर्म में लिखें तो फिर हमें ज़रूरत है, वरना ये जो चीज़ है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज माइनस के साथ आपके पास चलेगा। सो हम जो है इसको इस फॉर्म में, अब क्योंकि हमने इसको जब किया ना, हमने यहाँ पे लिखा, देखिए हमने यहाँ पे लिखा 1 माइनस एस 2 माइनस एस और ये सारा। जब हम बायनोमियल कोएफिशिएंट में जाएंगे तो हम इसको इस फॉर्म में बजाय लिखने के हमें इसको इस तरह से लिखना होगा s माइनस 1। तो जब यहाँ पे करेंगे तो ये एक साइन बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा s माइनस 1 और s माइनस 2। तो यहाँ से 2 माइनस जब बाहर लेंगे तो वो मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो ये साइन हमारे पास यहाँ इसके साथ माइनस ही रहेगा। इसी तरह से जब इसको हम करेंगे तो हमें नहीं पता कि n का क्या वैल्यू है,
एन इवन हो सकता है, एन ऑड हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे माइनस की वैल्यू जो है वो पावर एन के साथ आएगी कि या वो प्लस होगी या वो माइनस होगी, हमें फिलहाल पता नहीं है। सो हम इसको इस तरीके से बाइनॉमियल कोफिशिएंट की फॉर्म में प्लस माइनस के साथ हम इसको लिख सकते हैं। इसीलिए हम लास्ट में आके -1 रेज़ टू द पावर n कि अगर n ऑड है तो ये माइनस रहेगा, अगर n इवन है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। सो हमारे पास जो है ये फॉर्म जो है बैकवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की फॉर्म जो है इन टर्म्स ऑफ एस जो है वो ऐसे आ जाती है जब हमारे पास डेटा पॉइंट्स इवनली स्पेस्ड हों। अब देखें कि हमने इतना कुछ किया, हमने इंटरपोलेशन के मतलब इतना सारा बात की, मुख्तलिफ फार्मूले हमने डिराइव किए, मुख्तलिफ बात की कि इवनली स्पेस डेटा पॉइंट्स हों, ऐसे हों वैसे हों, तो हम इसको इंटरपोलेट कर सकते हैं अपने डेटा पॉइंट्स को। लेकिन उधर कोई मसले मसाइल ऐसे भी हो सकते हैं जो कि हम आपको बताते हैं कि जिस तरह फॉर एग्जांपल कि आप cos 10 जो है cos रेज़ टू द पावर 10 जो है वो उसको प्लॉट करना चाहते हैं विद इन द इंटरवल -2 से 2 तक। ठीक है, ये इंटरवल है। अब ये देखिए ये इसका एक्चुअल ग्राफ है, इस cos ऑफ 10x का जो है ये एक्चुअल ग्राफ हमारे पास ये है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये वैल्यू ऑलमोस्ट बल्कि हैं ही ज़ीरो यहाँ पे नज़र आ रही हैं, बहुत स्मॉल हैं। एक्चुअली ये इसमें प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पे बहुत स्मॉल वैल्यूज़ हैं जो कॉस की वैल्यू हैं, और यहाँ पे आके एक कितना हाई बम्प जो है वो आपको नज़र आ रहा है। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो हमने इसको कोशिश की है कि हम इंटरपोलेशन फार्मूला से इसको प्रिडिक्ट कर सकें, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। सो जब मैंने P2 लिया पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड डिग्री, तो मेरे पास क्या था, 3 डेटा पॉइंट्स थे। 3 डेटा पॉइंट्स जब मैंने इसमें से लिए तो मेरे पास जो है वो ये ग्राफ मिलने के बजाय मुझे सिंपली एक स्ट्रेट लाइन मिली है। ठीक है, फिर मैंने इसको किया कि मैंने पॉलिनोमियल ऑफ 4th ऑर्डर जो है 4th डिग्री पॉलिनोमियल ले लिया। तो मुझे आप देखिए कि आपके पास एक्चुअल ग्राफ ये है, मुझे जो ग्राफ मिला वो ये पैराबोला टाइप का इस तरह मिला। फिर मैंने इसको f जो है 8 पे किया तो मुझे ये वाला ग्राफ मिल रहा है। मेरे पास जो है डोमेन जो है वो -2 से 2 है। ठीक है, -2 से 2, तो इसमें मुझे ये ग्राफ मिला। फिर मैंने इसको फर्दर बढ़ाया और F16 पे मैं लेके गई, तो F16 पे भी मुझे जो है वो ये वाला ग्राफ मिला, और इनमें से मुझे कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं मिला जो कि मेरे एक्चुअल ग्राफ के साथ मैच करे। ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम तो है कि जहाँ पे अचानक कहीं पे चेंज आती है तो ये पॉलिनोमियल उसको भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उस वक्त क्या करना चाहिए, इससे भी बेहतर फिर पॉलिनोमियल हम ढूंढते हैं ताकि हमारे इस टाइप के प्रॉब्लम को भी वो टैकल कर सके। One remedy is to the problem is to fit different polynomials to the subregions of f of x. One of these is to divide the interval into the collection of subintervals. ठीक है, कि उस पूरे जो इंटरवल हमारे पास था ना -2 से 2 तक का, -2 से 2 तक का, हम इसको सारे को जो है वो सब रीजन्स में डिवाइड कर दें। ठीक है, ये सब रीजन्स जो हैं इसको डिवाइड कर दें और इसके हर रीजन में, हर सब इंटरवल में हम एक पॉलिनोमियल फिट करें। ठीक है, बजाय इसके कि इन सारे डेटा पॉइंट से हम एक पॉलिनोमियल लें, हम इसमें से एक सब इंटरवल में एक पॉलिनोमियल, इसमें एक और पॉलिनोमियल, इसमें एक और, इसमें एक और, इस तरह करके पॉलिनोमियल्स लें। सो वन ऑफ दीज इज टू डिवाइड द इंटरवल इनटू ए कलेक्शन ऑफ सब इंटरवल्स and construct a generally different approximating polynomial on each subinterval. Approximation of functions of this type is called a piecewise polynomial approximation. कि आपने अपने इंटरवल को सब इंटरवल्स में पीसीज में डिवाइड कर लिया और वहाँ पे अपने पॉलिनोमियल फिट किए, तो इसलिए इसको पीसवाइज पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन कहते हैं। ठीक है, The simplest piecewise polynomial interpolation is the piecewise linear interpolation. क्या है कि आपके पास देखें, आपके पास इस टाइप का अभी हमने देखा था कि ग्राफ बना था जो कि ऐसे था। ठीक है, हमारे पास इस टाइप का ग्राफ बना, तो हम ये करते हैं कि हम इसमें सब इंटरवल्स को में छोटे छोटे इंटरवल्स कर लें और इसको लीनियर, इसमें लीनियर इंटरपोलेशन, यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ ये पॉइंट है,
इसमें ये पॉइंट है, फिर इसके साथ ये पॉइंट है। ये रफ सा मैं आपको बता रही हूँ कि आप इन सब इंटरवल्स में यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लें, यहाँ स्ट्रेट लाइन लें, यहाँ स्ट्रेट लाइन लें, इस तरह से स्ट्रेट लाइंस लेके इसको अप्रॉक्सीमेट करें। तो ये आपकी लीनियर पीस वाइज पॉलिनोमियल जो है, ये लीनियर पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन कहलाती है कि आपने हर सब इंटरवल को एक लाइन के साथ कर दिया, और विच कंसिस्ट ऑफ ज्वाइनिंग सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स एक्स नॉट, ये वाले डेटा पॉइंट्स हैं, कोई भी n डेटा पॉइंट्स हैं, इनको हमने स्ट्रेट लाइन से कर दिया बाय अ सीरीज ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज द मेथड ऑफ लीनियर इंटरपोलेशन यूज्ड इन एलिमेंट्री कोर्सेज कि आप जो कॉज के टेबल बनाते हैं, लॉगरिथम के टेबल बनाते हैं, या कोई भी इस तरह के डेटा पॉइंट्स के टेबल बनाते हैं, तो नॉर्मली ये लीनियर इंटरपोलेशन, पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन जो है वो यूज करके बनाए जाते हैं। The problem with this linear function approximation is that at each of the endpoints of the subinterval there is no assurance of the differentiability। क्योंकि हम देखें, हम जो फंक्शन ले रहे हैं, हम कंटिन्यूस फंक्शन की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारे डेटा पॉइंट्स जो हैं वो किसी पॉलिनोमियल को जो है वो उस पे फिट होते हों। वो पॉलिनोमियल जो है दैट शुड बी ए कंटिन्यूस फंक्शन। उसके जो जब कंटिन्यूस होगा तो उन तमाम पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, उसका डेरिवेटिव सारे के सारे एग्जिस्ट करने चाहिए। लेकिन जब आप स्ट्रेट लाइन लेते हो, फर्ज करें अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो जाए ऐसे इस तरह से, तो यहाँ पे अगर हमारे डेटा पॉइंट्स हैं फर्ज करें, तो ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, उसके बाद ये है तो ये एक और स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको टेढ़ा कर दूं ताकि ये स्ट्रेट लाइन होगी, और यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन आपकी होगी। अब देखें ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, यहाँ से जो है इसकी लिमिट इधर से इधर है। ये लिमिट जो है ये आपकी, मतलब आप देखें कि ये एक डायरेक्शन ये बनती है ये, तो ये इस पे जहाँ पे भी इस टाइप का कॉर्नर आता है वहाँ पे आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है। उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो नहीं मिलती। सो यहाँ पे लीनियर जो है इंटरपोलेशन जब हम लेंगे पीस वाइज, तो उसमें ये प्रॉब्लम हमें आती है कि हमारे डेटा पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स पे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, जो कि हमारी फिजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, मोस्टली फिजिकल प्रॉब्लम ऐसे हैं कि जहां हमें ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हो और उसका फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव कि उसकी स्लोप जो है वो कंटिन्यूस हो, उसकी जो कर्वेचर जो है वो भी स्मूथ कर्व्स की बात है, तो कर्वेचर भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसलिए ये लीनियर इंटरपोलेशन वाला काम जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। In geometric context, this means that the interpolating function is not smooth at these points. That is, the slope is discontinuous at these points. Often, in physical conditions, such a smoothness condition is required, and that the approximating function must be continuously differentiable. The simplest type of differentiable piecewise polynomial function is on an entire interval x naught xn. Is the function obtained by fitting a quadratic polynomial between each successive pair of nodes। के बजाय लीनियर स्ट्रेट लाइन के हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वहाँ पे फिट कर दें, ठीक है। दिस इज डन बाय कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रेटिक ऑन x1 x2 एग्रीइंग विद द फंक्शन एट x1 एंड x2 एंड सो ऑन, ठीक है। कि हम उसको अगेन वही काम कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो सब इंटरवल्स हों, ठीक है, x1 x2 x3 x4। मैं यहाँ पे इस तरह से करके कोई बना देती हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पता चल सके, ठीक है। तो आपके पास ये डेटा पॉइंट्स हैं। अब यहाँ से आपके पास एक पैराबोला, क्वाड्रेटिक का पैराबोला होता है, ठीक है। यहाँ से मैं अगर यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लूँ ना, तो यहाँ से कोई पैराबोला जो है वो क्रॉस यूँ करना चाहिए। तो आपके पास जो है दिस विल एग्री एट द फंक्शन, यहाँ पे इन पॉइंट्स पे हमें जो है वो इसको डेटा पॉइंट्स जो हैं वो उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करने चाहिए, एग्रीइंग विद द फंक्शन एट x1 एंड x2 एंड सो ऑन। सिंस अ जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, द कांस्टेंट टर्म, द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जैसे आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है तो p2x जो है वो है a0 प्लस a1x, कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया a2 x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है, इस तरह का है।
The only two conditions are required to fit the data at the endpoint of each subinterval. Flexibility exists that allow the quadratic to be chosen so that in addition the interpolant has a continuous derivative on x0 xn. The difficulty with this procedure arises when there is a need to specify condition about the derivative of the interpolant at the endpoints x0 and xn. There are not sufficient number of constants to ensure that the condition will be satisfied. So इसको भी हम यहाँ पे reject कर रहे हैं. An alternate procedure is to use a piecewise polynomial of Hermite type. ठीक है? For example, if the value of the function f and of f dash are known at each of the points x0, x1, x2, x3 ascending order में, ठीक है, a Hermite polynomial of degree 3 can be used on each of the subintervals x0, x1, x1, x2, x2, x3, x3, x4 और xn minus 1, xn तक सारे सबइंटरवल्स जो हैं उन पे हम अगर जो है वो 3 डिग्री का polynomial अप्लाई करें to obtain a function that is continuously differentiable on these intervals, then we जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं और उसको हम इंटरपोलेटिंग विद अ क्यूबिक स्प्लाइन, ये एक हम जो है हर्माइट पॉलिनोमियल की एक स्पेशल फॉर्म है जिसमें हम क्यूबिक स्प्लाइन की बात करते हैं. द मोस्ट कॉमन पीसवाइज पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूजिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल बिटवीन ईच सक्सेसिव पेयर ऑफ डेटा पॉइंट्स is called a cubic spline interpolation. A cubic spline, the name spline has been given to the interpolant since its graph approximates the position which a draftsman's spline, thin flexible rod, would occupy if it were constrained to pass through the points xi, f of xi, I vary from 0 to n. उसमें क्या है कि आप देखिए कि हम जो बच्चे करते हैं कि कुछ आप पिन्स लगा देते हैं. आपने देखा होगा कि घरों में भी स्ट्रिंग्स आर्ट जो है वो होता है कि फ्रेम किए हुए होते हैं जिसमें कलरफुल धागे होते हैं, गोल्डन, सिल्वर या दूसरे कलर्स के. हम पिन्स लगा देते हैं और उसके गिर्द हम जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन में हम उसको धागे को घुमाते हैं तो बड़े खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन बनते हैं. लेकिन वो धागा इतना वो होता है, सॉफ्ट होता है कि वो उसके साथ बेंड करता है और उनके कॉर्नर्स पे हमारी जो है वो डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता. लेकिन जो ड्राफ्टमैन की होती है वो एक सिंपल फ्लेक्सिबल बारीक सी तार होती है, तो वो जहाँ जहाँ डेटा पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे वो बोर्ड पे वो पिन्स लगाता है और उनसे वो जो है राड वो गुजरती है तो वो कहीं पे भी इतनी शार्प बेंड नहीं होती बल्कि वो स्मूथली जो है उन तमाम डेटा पॉइंट्स को क्रॉस करती चली जाती है. दैट इज नोन एज द ड्राफ्ट्समैन्स स्प्लाइन थिन फ्लेक्सिबल रॉड वुड ऑक्यूपाई इफ इट वर कंस्ट्रेंट टू पास थ्रू दिस डेटा पॉइंट्स के आपके पास n+1 डेटा पॉइंट्स हैं. The draftman's spline bends according to the law of beam flexure. ठीक है कि वो कहीं पे कॉर्नर नहीं होते और बीम फ्लेक्सचर जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली वो बेंड होती है, बड़ी स्मूथली स्मूथ कर्व उसकी बनती है. सो दैट बोथ द स्लोप एंड द कर्वेचर आर कंटिन्यूस. आप देखिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव आपको स्लोप देता है. किसी भी फंक्शन का जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या दे रहा होता है, वो आपको स्लोप दे रहा होता है. और उसका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली उसका कर्वेचर या किसी भी जो है कर्व की बेंडिंग जो है उसको शो करता है. तो सेकंड डेरिवेटिव आपको चाहिए कर्वेचर के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव आपको चाहिए स्लोप के लिए. सो द मैथमेटिकल स्प्लाइन कर्व मस्ट यूज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 और मोर टू मैच दिस बिहेवियर, while splines can be of any degree. Cubic splines are by far the most popular. ठीक है कि आप किसी भी ऑर्डर की उससे ऊपर क्यूबिक से आगे फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल, फिफ्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें ऑब्वियसली वो आपकी जो है जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट वो पूरी होती हैं, लेकिन आपकी नंबर ऑफ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं. तो ये जो है क्यूबिक स्प्लाइन है ये आपकी स्मूथ कर्व की तमाम कंडीशन को फुलफिल करता है कि आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव कि आपकी जो है टेंजेंट लाइन जो है स्लोप जो है दैट शुड बी कंटिन्यूस वो भी होनी चाहिए. आपका जो सेकंड है कि कर्वेचर या उसकी जो स्लोप कर्व की बेंडिंग है वो भी कंटिन्यूस होनी चाहिए. ये दोनों कंडीशन आपको दे देता है.
इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट जो है वो आप एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन ये आपको बहुत अच्छी जो है वो अप्रॉक्सीमेशन दे रहा होता है. While the spline can be of n degree, so cubic splines are by far the most popular. In cubic spline interpolation, a cubic polynomial is used in each interval between two consecutive data points. One cubic polynomial has 4 free coefficients, so it needs 4 conditions. 2 of them come from the requirement that the polynomials must pass through the data point at the two endpoints of the interval. The other 2 are the requirements that the first and the second derivative of the polynomial become continuous across each data point. ठीक है, हम इसको देखते हैं कि क्यूबिक स्प्लाइन जो है वो क्या है कि हमारे पास एक स्मूथ फंक्शन होना चाहिए जिसमें आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होना चाहिए, और हम जो है जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशंस आ जाएंगी, एक तो एंड पॉइंट्स की कंडीशन हमें मिल जाएंगी और डाटा के हर जो है पॉइंट पे डाटा जो है वो उसको वो पॉलिनोमियल जो है उसको सेटिस्फाई करता है डाटा पॉइंट्स को. फिर उसके अलावा ये है कि हर 2 सब इंटरवल के दरमियान का जो पॉइंट है वहाँ पे आपकी जो है वो डेरिवेटिव कंटिन्यूस होना चाहिए, और सेकंड डेरिवेटिव मीन्स उसका कर्वेचर जो है वो भी कंटिन्यूस और स्मूथ होना चाहिए. सो आपकी जो कर्व है दैट शुड बी स्मूथ. तो हम इसके हवाले से जो है क्यूबिक स्प्लाइन का किस तरह से डेरिवेशन करनी है, किस तरह से उसकी जो है पॉलिनोमियल को हमने बनाना है, ये हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. आज तक का लेक्चर मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है. तो आई होप कि आपको समझ आया होगा. अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़. Thank you so much.